नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बताने जा रहे हैं। गोरखपुर दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी आदित्यनाथ विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पहुंचे हुए हैं गोरखपुर। विशेष कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा। तो पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजनाओं की आधारशिला भी उनके द्वारा रखी जाएगी और विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर सामने आती हुई इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में यह छापेमारी जारी है। तो पीलीभीत, लखीमपुर खीरी में यह छापेमारी चल रही है और अलीगढ़, सहारनपुर में भी चल रही है छापेमारी। आतंकियों और गैंगस्टर के ठिकानों पर शिकंजा कसने के लिए यह छापेमारी की जा रही है और कई संदिग्धों की तलाश में है एनआईए। तो यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो तौकीर, यूपी में कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है। ऐसा कौन सा इनपुट मिला था एनआईए की टीम को जिसके आधार पर इतने बड़े स्तर पर यह छापेमारी की जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो खालिस्तानी कनेक्शन है इसको लेकर पुलिस एक्टिव है। पूरे प्रदेश में कई जगह छापेमारी चल रही है। कल भी कासगंज से एक युवक को गिरफ्तार किया गया था एनआईए की तरफ से। उसका नाम शैलेंद्र सिंह है। बताया यह भी जा रहा है कि वो खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। इसी को लेकर भी इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी गई थी और आज अलीगढ़, सहारनपुर, खीरी, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत जैसे जगहों पर छापेमारी की गई है। एनआईए खासकर खालिस्तानियों को लेकर शिकंजा कसने के लिए फिलहाल अभी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। माना भी जा रहा है कि छापेमारी के बाद तस्वीर भी साफ होगी कि आखिर कौन ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कनेक्शन में शामिल हैं और खासकर जो खालिस्तानी कनेक्शन है उसमें किन लोग ऐसे हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं। उन मददगारों की तलाश को लेकर भी इस तरह की छापेमारी की जा रही है। ठीक है, तो आखिर तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी के कई जिलों में एनआईए की छापेमारी चल रही है और सूत्रों के मुताबिक कई जिलों में छापेमारी जारी। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया है, जहां उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों और आसपास से आए हुए फरियादियों की बारी बारी से समस्याएं सुनी और कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। उधर विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर से बच्चों से भरी पर्यटक बस को कुशीनगर के लिए रवाना किया और ये बस बच्चों को कुशीनगर ले जाकर वहां भ्रमण कराएगी। आपको बता दें कि बच्चों को भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल के साथ ही अन्य मंदिरों पर ले जाया जाएगा इस बस से और फिर पथिक निवास में उनका जलपान कराया जाएगा। बस के रवाना होने के पहले पर्यटक बस में सवार बच्चे सीएम को अपने करीब देख खिलखिला उठे थे और सीएम ने बच्चों से पूछा कि वो घूमने के लिए तैयार हैं। सभी एक स्वर में हां कहते हुए नजर आए और बस कुशीनगर के लिए रवाना हो गई। वहीं गोरखपुर में ही एक भारत श्रेष्ठ भारत सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया और उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। दुनिया को सबसे प्राचीन ग्रंथ के रूप में ऋग्वेद हमने दिया, हमारे पूर्वजों ने दिया, हमारे ऋषि मुनियों ने दिया। दुनिया के अंदर विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए, यह भारत ने दिया। इस पर हमें गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हमें अपने तीर्थों पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। ये तीर्थ वास्तव में जिन्हें हम धर्मस्थल कहते हैं, ये केवल धर्मस्थल नहीं है। सामान्य भौतिक चक्षु से अगर हम देखेंगे तो हमारे लिए वो एक धार्मिक स्थल हो सकता है, लेकिन अगर आप विराट दृष्टिकोण से उसको देखने का प्रयास करेंगे, ज्ञान चक्षु खोल करके अगर आप उसको देखने का अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि केवल ये मंदिर नहीं है, ये धाम नहीं है, बल्कि यह तो भारत की एकात्मता का आधार भी है। पूरा भारत इन मंदिरों में आता है, यहां से प्रेरणा प्राप्त करता है, यहां से प्रकाश प्राप्त करता है, एक नई दिशा प्राप्त करता है।
आज की ये संगोष्ठी उसी नागरिक कर्तव्य के साथ, प्रधानमंत्री जी के पंचप्रण के साथ आपको जोड़ते हुए उसी नागरिक कर्तव्य के साथ जोड़ने का आह्वान कर रही है। हम भी अपने दायित्व का निर्वहन करें। हर व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में है, जिस फील्ड में है, वह अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा तो स्वाभाविक रूप से हर एक क्षेत्र में हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्यों का पालन करे। समाज के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति है वो अपने कर्तव्य का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग जाएगा, अपने आप ही भारत दुनिया की एक ताकत बनेगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और आज देश के अंदर ये भाव पैदा हुआ है जिसमें हम सबका दायित्व राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। राष्ट्र प्रथम, हमारा मत या मजहब इसके बाद, हमारा परिवार उसके बाद, हमारा स्वयं का अधिकार उसके बाद चौथे नंबर पर इसका नंबर आएगा। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। वहीं इस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव पहले उत्तर प्रदेश तो देख लें, सपा का कार्यक्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश है। पहले वो उत्तर प्रदेश में घूम लें, फिर मध्य प्रदेश जाएंगे या दूसरे प्रदेश जाएंगे। अभी सपा का जो कार्यक्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश है। अभी उत्तर प्रदेश के बाहर उनके पास ऐसा जनाधार दिखता नहीं है। बाकी जाने के लिए वो राजनीतिक दल हैं, एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो पूरे भारत का भ्रमण कर सकते हैं, उनको कौन रोकेगा। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर संत कबीर नगर पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन की मजबूती पर जोर दिया और राजभर ने कहा कि अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में रहना बेहद जरूरी है। हम लोगों ने 17 तारीख से पूरे उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट पर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपके खलीलाबाद जो लोकसभा है इसकी समीक्षा, बगल में बस्ती लोकसभा की समीक्षा, आज 9 लोकसभा सीटों पर समीक्षा हो रही है। अलग अलग नेता अलग अलग जगह गए हुए हैं। इसी उद्देश्य से हम भी यहाँ टाइम से 12 बजे आ गए थे। दुर्भाग्य से एक ही गाँव हकीमपुर में 2 घटना हुई थी, हत्या हो गई थी, एक तो दुर्घटना हो गई थी, उसमें हो गया था 2 लोगों की डेथ हुई थी। उसमें दरवाजा करने हम सोचे हम चले जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे, जिसकी वजह से आने में विलंब हुआ। बीजेपी इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्री बांके बिहारी मंदिर मथुरा गलियारा मामले में सुनवाई के दौरान सेवायतों की तरफ से कहा गया है कि मंदिर प्रबंधन कॉरिडोर के लिए न तो धन देगा और न ही मंदिर के कामकाज में सरकार के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाएगा। अगर सरकार कुछ बेहतर करना चाहती है तो वो अपने स्तर पर करे, मंदिर के चढ़ावे का इस्तेमाल ना करे। सेवायतों को सरकार का हस्तक्षेप स्वीकार भी नहीं है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों पर पुलिस ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया है और पुलिस ने अपहरण रंगदारी के मामले में अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर और दूसरे बेटे अली के साथ अन्य 4 पर चार्जशीट दाखिल कर दी है। यह केस अतीक के करीबी रहे बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने 26 अप्रैल को खुलदाबाद थाने में दर्ज कराया था और पुलिस की विवेचना में 4 पर लगे आरोप सही पाए गए हैं। इसके बाद इनके खिलाफ चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा के दयालबाग स्थित राधा स्वामी सत्संग भवन ध्वस्तीकरण मामले में मौके पर यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है और 5 अक्टूबर अगली सुनवाई की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राधा स्वामी सत्संग सभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तिथि को लेकर कयासों पर अब विराम लगता हुआ नजर आ रहा है और बता दें कि भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के जरिए दिए गए साक्षात्कार में 22 जनवरी को स्पष्ट किया गया है
और इसके बाद अयोध्या में संतों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, कार्यक्रम तो 15 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा और 15 जनवरी 24 जनवरी तक चलेगा। लेकिन जो मुहूर्त है, जैसा कि यहाँ पत्र लिख करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है, उसमें अन्य तिथियों के साथ साथ 22 जनवरी भी है। तो संभव है कि प्रधानमंत्री जी के आगमन का समय 22 जनवरी हो। इसीलिए नृपेंद्र मिश्रा जी ने जो कहा है, क्योंकि वो यह मंदिर निर्माण के प्रमुख हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर के जहां सभी देशवासियों की, सभी राम भक्तों की दृष्टि जो है अटकी हुई थी कि वह शुभ घड़ी कौन सा दिन होगा जिस दिन प्रभु श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में जाएंगे। आखिरकार वह घड़ी आ ही गई, जिसके लिए विगत 500 वर्षों से राम भक्तों ने संघर्ष किया, पीढ़ियों ने संघर्ष किया। कितने राम भक्तों ने अपने प्राणों तक को आहूत कर दिया। आज देश विदेश में जो भी राम भक्त हैं वह इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। सहारनपुर में डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर में बुखार के पीड़ितों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों से लेकर निजी अस्पतालों में मरीजों की कतार लगी हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि अब तक बीमारी के कारण 25 की मौत भी हो चुकी है। जिला अस्पताल में एक बेड पर 2 और 3 मरीज लेटे हुए मिल रहे हैं और जिन मरीजों को बेड नहीं मिल पाया उनका इलाज वार्ड के बाहर जमीन पर लेटाकर ही किया जा रहा है। केसेस हैं, ये मना नहीं करते हैं, डेंगू के भी हैं और तो फीवर भी वायरल काफ़ी हो रहा है। केसेस भी बढ़ रहे हैं जिला अस्पताल के अंदर, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और 156 केसेस डेंगू के अब तक जिले में पॉजिटिव हो चुके हैं और 23 केसेस चिकनगुनिया के पॉजिटिव हैं। डेथ डेंगू से कोई नहीं है पूरे ज़िले के अंदर। और जिन भी गाँवों में हमको पता लगता है माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा या मीडिया के द्वारा आपके, तो तुरंत ही हम उन गाँव में कैंप लगाते हैं, तुरंत ही उसमें भी कोई विलम्ब नहीं होता। जैसे कल हमने टाबर में नकुल ब्लॉक में लगाया तो माननीय विधायक जी वहाँ थे, एक बहुत बड़ा एक कैंप पूरा लगाया गया। मथुरा जंक्शन पर मंगलवार की रात ट्रेन हादसा हो गया और यहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची शकुरबस्ती मथुरा EMU ट्रेन अचानक स्पीड तेज होने के चलते प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इससे वहां भगदड़ मच गई और देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मथुरा जंक्शन पर मंगलवार की रात ट्रेन हादसा हो गया। यहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची शकूरबस्ती मथुरा UMU ट्रेन अचानक स्पीड तेज होने से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। इससे वहां भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार मंगलवार को शकूरबस्ती से आई EMU ट्रेन सवारियों को उतारने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रुकी। इसके बाद अचानक दोबारा से तेजी से चल पड़ी, प्लेटफॉर्म को तोड़ते हुए ऊपर चढ़ गई। हादसे के समय प्लेटफॉर्म के पास 5-6 लोग खड़े हुए थे। गाड़ी सकूर बस्ती से आती है, EMU है, अभी 2249 पे आई थी, गाड़ी खड़ी हो गई, पैसेंजर सब डिबोर्ड हो गए और गाड़ी अचानक कैसे ये चढ़ गई है इसका भी हम पता करेंगे, ठीक है ना। अगर बात करें तो कितनी गाड़ी प्रभावित हैं, कितनी गाड़ियों का आवागमन? नहीं, अभी इसका OH टूटा है और ये अब की गाड़ियाँ कुछ प्रभावित हो रही हैं, डाउन की गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है ना। आपकी कितनी गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं? अभी मैं आया हूँ, अभी तो मैं इसका ध्यान भी नहीं दिया हूँ कि अब की कितनी गाड़ियाँ प्रभावित हुई हैं। मथुरा में रेलवे विभाग में रात उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक सकूर बस्ती से ट्रेन या मथुरा पहुंची और अचानक स्टॉपर को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई, जिसमें मैं आपको दिखा दूं कि ये ट्रेन रात लगभग 10:59 पर मथुरा के स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची थी और जैसे ही ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर पहुंची तो उसके बाद यात्री यहां से उतरकर ट्रेन को खाली करके जा ही निकले थे। इसी समय अचानक जो स्टॉपर था उसको तोड़ते हुए और ट्रेन स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में यहाँ रेलवे के अधिकारी रात से मौजूद हैं, बचाव कार्य जारी है। जिस तरह से ये घटना हुई वो एक बड़ी घटना है, लेकिन गनीमत की बात ये रही कि इसमें कोई जनहानि की सूचना नहीं है। जिस तरह से रेलवे के अधिकारियों ने हमें बताया कि सकूर बस्ती से चलकर रात 10:59 पर यह ट्रेन मथुरा पहुंची थी और यहाँ जब यात्री इसको खाली कर चुके थे उसके बाद अचानक ये ट्रेन
स्टॉपर को तोड़ते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चढ़ गई। लेकिन जिसमें जहां अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है, वहीं मैं आपको दिखा दूं कि ये बड़ा एक हादसा है जिसमें रेलवे के एक देखी जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही सामने आएगी। जिस तरह हालांकि अभी जांच टीम बिठा दी गई है और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसमें किसकी लापरवाही थी। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।